CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए कला की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कृति। पृष्ठ संख्या 46। अध्याय 4। भारतीय कथावाचन परंपरा की कहानी। पृष्ठ के दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक लड़की थी, कथांजलि, जिसे कथावाचन बहुत पसंद था। वह प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक समय तक की सभी कहानियां जानती थी। वह स्वयं भी कहानियों की रचना करती थी। माना जाता है कि वह सहस्र वर्षों से जीवित है। उसने कई राजाओं और शासकों को देखा है, साधारण लोगों के बीच रही तथा दुनिया भर की यात्राएं भी की। इसलिए उसने जिन कहानियों को पढ़ा और जिया है, उसे सब स्मरण है। किंतु वह सदैव और भी रोचक कहानियों को ढूंढती रहती है तथा इसके लिए जिज्ञासु भी रहती है। आओ उसकी बात सुनते हैं। आप सीखेंगे भारत में कथावाचन के लोक रूप, आज के कलाकारों को आने वाली समस्याएं, सुप्रसिद्ध पारंपरिक कथावाचक। पृष्ठ के दाईं ओर एक महिला का चित्र दिया गया है। वह जमीन पर बैठकर कथा लिख रही हैं। महिला के आसपास बहुत सारे कागज बिखरे हुए हैं। पृष्ठ संख्या 47। नमस्ते। यद्यपि मैंने दुनिया भर की यात्राएं की हैं, किंतु मेरा सबसे पसंदीदा स्थान सदैव भारत ही रहा है। मैं चाहे कहीं भी रहूं, मुझे पुनः यहीं लौटना पसंद है, क्योंकि यह मेरे घर जैसा लगता है। यहाँ की कहानियां बहुत सुंदर हैं। यह सब प्रारंभ कैसे हुआ, क्या आप जानते हैं? कई वर्ष पूर्व जब मैं भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रही थी, तो मुझे यह लगा कि लोगों को कहानियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। वे उस आनंद एवं उन मूल्यों से वंचित थे जो कहानियों से सीख सकते थे। मुझे कोई रास्ता निकालना था जिससे मैं उन्हें कहानियां सुना सकूं, किंतु मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने कथावाचक को बनाया। पृष्ठ के बाईं ओर एक महिला कथांजलि का चित्र दिया गया है। वे ऐसे लोग थे जो कथाओं को स्मरण कर सकते थे और उन्हें अत्यंत रोचकता से सुना सकते थे। यह आनंदमयी था। देश भर में बहुत से कथावाचक थे जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को कहानियां सुनाते थे। यह विस्तार सहस्र वर्षों तक चलता रहा। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मैंने देखा कि श्रोता कभी-कभी ऊब जाते थे या उनका ध्यान भटक जाता था। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे यह और रोचक बन सके। तब मैंने चित्र, संगीत, नृत्य और कठपुतलियों का प्रयोग करना आरंभ किया। यह प्रक्रिया विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए कथावाचन का अनूठा प्रयोग बन गई। मैंने देश के विभिन्न भागों में जाकर दृश्य, कला, संगीत और नृत्य द्वारा परंपराओं को ध्यान में रखकर कहानियां रचीं। क्या आपको कुछ ऐसे रूपों के बारे में जानने की इच्छा है? पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक कथावाचक चबूतरे पर बैठकर ग्रामीणों को कथा सुना रहा है और उसकी कथा ग्रामीण मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। पृष्ठ संख्या 48। हरि कथा। 12वीं शताब्दी के समय जब मैं भारत के दक्षिणी भाग की यात्रा कर रही थी, तो मैंने कई सुंदर मंदिर देखे तथा ऐसे राजाओं से भेंट की जो कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देते थे।
किंतु मैंने यह भी देखा कि बहुत से लोग अब भी हमारी अद्भुत कहानियों से अनभिज्ञ थे। मुझे स्मरण आए नारद मुनि, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर भगवान विष्णु की कथाओं को सुनाया करते थे। मैंने सोचा यही उपाय यहाँ की कहानियों को वाचने के लिए भी उपयुक्त होगा। तब मैंने भागवतर समुदाय को प्रोत्साहित किया कि वे गीतों एवं नृत्यों के माध्यम से कथा वाचन करें। यह उपाय अत्यंत पसंद किया गया, क्योंकि यह परस्पर संवादात्मक था। चूंकि ये कथाएं भगवान हरि विष्णु की थीं, इसलिए इसे हरि कथा के नाम से जाना जाने लगा। यह परंपरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन कथाओं को वाचने वाले को हरि कथा दास कहा जाता था। पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जो एक बहुभाषीय और बहुप्रतिभाशाली कलाकार गुजराजलू नायडू का है। इसमें उनसे संबंधित जानकारी भी दी गई है। हरि कथा गुरु राजलू नायडू। गुरु राजलू नायडू एक बहुभाषीय और बहुप्रतिभाशाली कलाकार थे। इनका जन्म 1931 में हुआ था। हरि कथा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें कर्नाटक हरि कथा पितामह की उपाधि दी गई। जहां वास्तविक हरि कथा की प्रस्तुतियां पूरी रात चलती थीं, उनकी शैली ने हरि कथा प्रदर्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, जिसकी अवधि 90 मिनट की थी, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। उनकी प्रसिद्ध हरि कथाओं में भक्त मार्कंडेय, भक्त श्रीयाल, महिरावण, माया बाजार, नल्लथंगा देवी, गजगौरी व्रत, श्री कृष्ण गरुणी, लवकुश और कई अन्य प्रमुख हैं। उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया है, जैसे मूरुवारे, वज्रगालू, हन्नेले, चिगुरिदागा, मधुमालती और अन्य। पृष्ठ के बाईं ओर एक कलाकार का चित्र दिया गया है, जो हरि कथा दास की वेशभूषा में हैं। उन्होंने गले में आभूषण पहने हैं, फूलमाला पहनी हुई है और पारंपरिक वेशभूषा यानी लुंगी धारण की हुई है। उनके सामने एक माइक है, जिस पर वे हरि कथा का वाचन कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 49। कांवड़ कथा। यह कथा सुनाने की एक परंपरा है, जो 500 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। जब मैंने देखा कि साधारण व्यक्ति रामायण, महाभारत, पुराणों और हमारी परंपरा की अन्य कहानियों को पढ़ने में असमर्थ हैं, तो मैंने राजस्थान के भाट समुदाय, जो शिल्पकार होते हैं, से एक रोचक विधि अपनाने को कहा: चित्रों के माध्यम से कथावाचन करना। चूंकि चित्रों को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हर कोई उन्हें समझ सकता था। इस तरह वे गांव-गांव में जाकर कांवड़ लेकर कथावाचन करते थे। वे लोगों की स्थानीय भाषा में कथावाचन के साथ गाने भी गाते थे। वे बच्चों के लिए पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां भी सुनाते थे। आजकल वे कुछ आधुनिक कहानियां भी सुनाते हैं, जिनमें लड़कियों की शिक्षा, स्वच्छता जैसी सामाजिक रूप से प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जिनमें लड़कियों की शिक्षा, स्वच्छता जैसी सामाजिक रूप से प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण बातें होती हैं। यह चित्रों वाला बक्सा या पेटी आम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। कहानी की आवश्यकता के अनुसार इस बक्से या पेटी में 8 से 16 हिस्से होते हैं। अब तक का सबसे बड़ा कवर 25 फीट लंबा बनाया गया है। ऐसे कितने कथावाचक थे जो देश भर में
यात्राएं करते हुए कहानियां सुनाते थे और उन्होंने इस कला को जीवित रखा। इस पृष्ठ के बाईं ओर भाट समुदाय द्वारा निर्मित कांवड़ का एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ के दाईं ओर कांवड़िया खोजाराम जी के बारे में जानकारी और उनका चित्र दिया गया है। खोजाराम जी राजस्थान के जोधपुर के पास स्थित कुमार धणी गांव से हैं। वे बचे हुए कुछ कांवड़ियों में से एक हैं और पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से कांवड़ कथा की परंपरा को निभा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले लोग ज्ञान दान भगवान में विश्वास करते थे। कांवड़ कथा सुनने के लिए सभी लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। कांवड़ मंदिर के रूप में उनके पास आता था और वे न केवल भगवान को देखते थे अपितु उनकी कहानियों में निहित ज्ञान भी सुनते थे। अब वे साल में एक बार जजमान श्रद्धालु के घर जाते हैं। वह भी अन्य कांवड़ियों की तरह एक पुस्तक रखते हैं जिसमें वे आसपास के परिवारों में रहने वाले मृत तथा नवजात लोगों का लेखा जोखा भी रखते हैं। पृष्ठ संख्या 50। कुछ ने तो अलग अलग देशों की यात्रा भी की जहां उन्होंने हमारे देश की कहानियों और परंपराओं को प्रदर्शित किया। क्या इनमें से कुछ के बारे में जानना चाहेंगे? फड़ चित्रकला राजस्थान। पृष्ठ के बाईं ओर फड़ चित्रकला से संबंधित एक चित्र दिया गया है जिसकी जानकारी है। पुराणों, राजाओं और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों की कहानियां, पाबूजी और देवनारायण जैसे स्थानीय देवताओं की स्तुति। थंग का चित्रकला लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। पृष्ठ के बाईं ओर ही थंग का चित्रकला का चित्र दिया गया है। बौद्ध ग्रंथों की कथाएं, संतों के जीवन की घटनाएं और स्थानीय लोक कथाएं। स्थानीय लोक कथाओं को इन चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। यद्यपि पहले ये परंपराएं अधिक लोकप्रिय थीं, जो अब धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही हैं। युवा पीढ़ी इन कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सीख नहीं रही है, जिस कारण बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। आजकल सभी टीवी और स्मार्टफोन में व्यस्त हैं। ऐसे में कहानियां सुनने वाला कोई नहीं बचा है। यदि कथावाचक ही नहीं बचेंगे तो कथाएं भी इनके साथ ही चली जाएंगी। क्या आपको नहीं लगता कि इन परंपराओं को जीवित रखना और उन्हें दुनिया भर में प्रसारित करना आवश्यक है? क्या आपको अच्छा लगेगा अगर आपके विद्यालय की पुस्तकें भी ऐसे ही रोचक तरीके से पढ़ाई जाएं? चलिए प्रयास करते हैं। अपनी अंग्रेजी या सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से कोई भी कहानी लें और उसे चित्रों के साथ सुनने का प्रयास करें। वास्तव में इससे आपको पाठ याद रखने में मदद मिलेगी। पृष्ठ के दाईं ओर एक अध्यापिका जी अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ घेरे में बैठी हुई हैं। आइए घेरा बनाएं। बिंदु 1। अगर आपको नई कथा वाचन शैली का निर्माण करना हो तो आप उसमें कौन कौन सी चीजें जोड़ेंगे? इसे और रोचक कैसे बनाएंगे? बिंदु 2। अगर आप सरकार में होते तो इन लुप्त होती कला शैलियों को लुप्त होने से बचाने के लिए कौन कौन से 2 कदम उठाते? पृष्ठ संख्या 51। बुद्धि के खेल, कथावाचक बनिए। पहला बिंदु, ये पारंपरिक चित्रकला की कुछ तस्वीरें हैं। दूसरा बिंदु, इन्हें आपस में जोड़कर स्वयं की एक कहानी बनाएं। इसे जितना संभव हो सके उतना अनोखा बनाएं। आप चित्रों का क्रम बदल भी सकते हैं। तीसरा बिंदु, इसका वर्णन करने का एक अनोखा तरीका सोचिए, जैसे प्रत्येक पंक्ति को गाने की लय में बोलिए या कुछ
नृत्य की मुद्राएं जोड़ दीजिए या उस परिस्थिति के अनुसार कोई गीत गाइए। चौथा बिंदु, आप अपनी कहानी लिखने के लिए तुकांत शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे कहानी सुनाना मनोरंजक हो जाएगा। पांचवा बिंदु, इसे कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए और एक दूसरे से प्रतिक्रिया साझा कीजिए। पृष्ठ के दाईं ओर पारंपरिक चित्रकला की कुछ तस्वीरें दी गई हैं। पहला चित्र राजसवारी का है, जिसमें राजा हाथी पर सवार हैं। उनके साथ उनके अंगरक्षक और सेना है तथा वे नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। दूसरा चित्र देवी का है, जो झूले पर बैठी हैं तथा जिनके दाईं और बाईं ओर हाथी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तीसरा चित्र शकुंतला और दुष्यंत की कथा पर आधारित है। यह जंगल का चित्र है, जिसमें शकुंतला दो सखियों के साथ लेटी हुई हैं तथा राजा दुष्यंत के वियोग में खोई हैं। पृष्ठभूमि में एक हिरण भी घूम रहा है। चौथा चित्र एक महिला का है, जो हाथ में पूजा की थाली लिए हुए हैं तथा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। पांचवा चित्र सावन के उल्लास का है, जिसमें एक युवती झूले पर झूल रही है। छठा चित्र एक महिला का है, जो अपनी सखियों के साथ बच्चे को पालने में झुला रही है। पृष्ठ संख्या 52। मुख्य बातें, जीवन के लिए सीख, कहानी सुनाना, परंपराओं का खजाना। आप सोच रहे होंगे कि हमें इन कथावाचन परंपराओं को बचाने की आवश्यकता क्यों है। ये मौखिक परंपराएं हैं। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी बोलचाल के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। हमारे देश के सब लोग रामायण और महाभारत के बारे में इन मौखिक परंपराओं के कारण ही जानते हैं। भले ही कोई व्यक्ति पढ़ या लिख नहीं सकता, इन कहानियों के माध्यम से वह भी जीवन के मूल्य सीख सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखती हैं। जहां पुस्तक या कंप्यूटर डेटा कुछ ही सेकंड में नष्ट हो सकते हैं, वहीं मौखिक परंपराओं की कहानियां कभी नष्ट नहीं हो सकती हैं। इसलिए आगे बढ़िए, किसी कथावाचन शैली को सीखिए और इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। पृष्ठ के नीचे की ओर 3 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र, जिसमें 3 लोक कलाकार मंच पर अभिनय और कथा की प्रस्तुति कर रहे हैं। दूसरा चित्र कठपुतली द्वारा कथा प्रस्तुति का चित्र है। तीसरे चित्र में एक लोक गायक हारमोनियम के साथ किसी लोक कथा का संगीतबद्ध वाचन कर रहे हैं और जिनके चारों ओर बैठकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 53। आकलन, अध्याय 4, भारतीय कथा वाचन परंपरा की कहानी। दक्षताएं, सी यानी दक्षता 4.1 रंगमंच के विभिन्न स्थानीय एवं क्षेत्रीय नाट्य रूपों से परिचित होने का प्रदर्शन करता है। सी यानी दक्षता 4.2 कुछ ऐसे रंगमंच के कलाकारों और साधकों के जीवन एवं कार्यों का वर्णन करता है जो उनके प्रदेश तथा भारत भर में हैं। पृष्ठ के नीचे एक तालिका दी गई है, जिसके 5 स्तंभ और 4 पंक्तियां हैं। पहला स्तंभ सीजी, दूसरा स्तंभ सी, तीसरा स्तंभ सीखने के प्रतिफल, चौथा स्तंभ शिक्षक, पांचवा स्तंभ स्वयं। सीजी 4, सी 4.1 सीखने के प्रतिफल। कथावाचन को एक
प्रदर्शन कला के रूप में समझता है, जो संगीत, नृत्य और कला को एकीकृत करता है। CG4 C4.1 सीखने के प्रतिफल विलुप्त हो रहे कला रूपों को संरक्षित करने और विकसित करने के लिए पहल के बारे में सोचने का प्रयास करता है। CG4 C4.2 सीखने के प्रतिफल अपने अनुभव से कथावाचकों की पहचान करना और उनकी प्रदर्शन शैली का वर्णन करना। CG4 4.2 सीखने के प्रतिफल समकालीन कथावाचन की तुलना पुराने प्रारूपों से करता है। इस तालिका में चौथा और पांचवा स्तंभ शिक्षक और स्वयं रिक्त स्थान दिया गया है, आपको स्वयं करना है। शिक्षक की टिप्पणी और विद्यार्थी का अवलोकन यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, यह कार्य भी आपको स्वयं करना है। पृष्ठ संख्या 54 संकलनात्मक आकलन। पृष्ठ के नीचे एक तालिका दी गई है जिसके 3 स्तंभ और 2 पंक्तियां हैं। पहला, व्यक्तिगत आकलन के लिए गतिविधि। उदाहरण, पहला बिंदु, कोई भी भाव चुनें और उसकी तीव्रता के 3 या 4 स्तर सूचीबद्ध करें। दूसरा बिंदु, इन सभी को एक कहानी में सम्मिलित करें। अन्य भावों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तीसरा बिंदु, ऐसा आलेख लिखें जिसमें दृश्य एवं संवाद सम्मिलित हों। चौथा बिंदु, संगीत, नृत्य या चित्रों को सम्मिलित करके नाटकीय तरीके से आलेख का वर्णन करें। दूसरा स्तंभ, आकलन के लिए मापदंड, कई तकनीकों तथा कौशलों को संयोजित करने की क्षमता। दूसरा बिंदु, विचारों में रचनात्मकता और स्पष्टता। समूह आकलन के लिए गतिविधि। उदाहरण, पहला बिंदु, सामाजिक विज्ञान या अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक से कोई कहानी चुनें। दूसरा बिंदु, पात्रों के अनुसार उसे दृश्यों में विभाजित करके आलेख लिखें। तीसरा बिंदु, 3 मिनट की एक मूकाभिनय प्रदर्शन की प्रस्तुति दें। आकलन के लिए मापदंड। पहला बिंदु, समूह में निर्णय लेना। दूसरा बिंदु, समूह के सदस्यों के विभिन्न विचारों को सम्मिलित करना। तीसरा बिंदु, रचनात्मकता, सहयोग और सहकारिता। पृष्ठ संख्या 55 शिक्षक की टिप्पणी और विद्यार्थी का अवलोकन। यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, यह कार्य आपको स्वयं करना है। अवलोकन, यहाँ भी रिक्त स्थान दिया गया है, इसे भी अनुभव करके आपको स्वयं लिखना है। पृष्ठ के दाईं ओर एक मंच का चित्र दिया गया है जिसमें 4 कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में धनुष हाथ में लेकर अभिनय कर रहे हैं। अध्याय 4 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 के लिए कला की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, वाचन स्वर विनोद प्रसून, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।